ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर आपकी बेटी मुझे डांटेगी, अम्मी नहीं की तो तभी कि रमन के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर इशिता अपने सपनों का महल अपने सपनों में ही बांध लेती है और वो एक सपना देखती है कि उसकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, एक न्यू बेबी आ चुका है और रमन, इशिता, रूही और आदि बहुत खुश है अपनी फैमिली में। तो वो ऐसे कुछ देखती है वहाँ पर अस्पताल में बैठे बैठे ही वैसे ख्वाब देखती है कि उसका परिवार ऐसा होगा और एक सुखी परिवार होगा। दूसरी तरफ रमन कहता है कि नहीं, ये बच्चा नहीं हो सकता और मैं इशिता पे इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जब 2 ही महीने बचने वाला हूँ तो ये तीसरा बच्चा कौन पालेगा। पहले से ही इशिता मेरे 2 बच्चों को पालेगी या ये तीसरे बच्चे को। नहीं, मुझे इशिता से दूर ही रहना होगा और इशिता को ये सारी बातें इशिता से छुपानी होगी। रमन सोच में पड़ जाता है और उसे एक पसीना छूटने लगता है। इशिता को कहती है कि क्या हुआ रोमन, रमन तुम जब से आए हो तब से परेशान नजर आए हो। दूसरी तरफ रोमी सारिका को फ़ोन लगाता है और कहता है कि सारिका, मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन ट्राई किया पर तुम फ़ोन ही नहीं ले रही हो और सॉरी मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, इसी वजह से तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया। यहाँ पर सारिका कहती है कि अब तुम्हें बच्चे की भी चिंता नहीं है और मेरी भी नहीं है, कभी भी फ़ोन नहीं लगाते। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि सारिका, हमारी शादी की डेट मतलब भाभी निकलने वाली है, आज ही जाने वाली है पंडित के पास हमारी शादी की डेट निकलवाने के लिए। यहाँ पर सारिका काफ़ी खुश हो जाती है इस बात को सुनकर और वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये शादी अच्छी तरह से हो जाए और किसी भी तरह इस शादी में कोई रुकावट ना आए। यहाँ पर वो रोमी से कहती है कि रोमी उससे कहता है कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार होंगे तो हम वो भी ऐड कर लेंगे, बताओ ना कोई रिश्तेदार है कि। सारिका गुस्सा हो जाती है रोमी पर और कहती है कि रोमी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और मेरी बेटी के सिवा मेरा कोई नहीं है और तुम्हारे सिवा अब तुम ही और तुम्हारा परिवार ही मेरा परिवार है। यहाँ पर सारिका थोड़ी सा चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो कुछ छुपाना चाहती है और दूसरी तरफ वो एसीपी है, वो उसे सारिका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है। तभी यहाँ पर रूही, इशिता और रमन की राह दिखती है और जैसे ही इशिता और रमन घर पर आते हैं अस्पताल से, यहाँ पर रूही सबसे पहले इशिता के पास जाते हैं और इशिता से पूछते कि इशिमा, क्या कहा डॉक्टर ने, आप बेबी हमारे घर आने वाला है ना। तभी इशिता कहती है कि हाँ बेटा, पर टाइम लगेगा, डॉक्टर ने कहा है कि बेबी आने में बहुत टाइम लगेगा। तभी रूही कहती है कि सच इशिमा, हमारे घर भी न्यू बेबी आएगा। जैसे श्रावू के घर पर न्यू बेबी है, छोटा सा बेबी है, वो उसके साथ खेलता है अपनी बहन के साथ, वैसे ही मैं मेरे भाई, छोटे भाई के साथ खेलूंगी और मैं गॉड के पास प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी मेरे घर भी एक नन्हा सा न्यू बेबी आ जाए। तभी इशिता कहती है कि हाँ बेटा, चलो हम गॉड मतलब जाते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं दोनों भी, इशिता भी और रूही भी। और इशिता काफ़ी खुश होती है और रमन की तरफ देखती है। रमन यही सोचता है कि ये इशिता भी इन छोटी सी बच्ची के बातों में आ रही है, रूही की बातों में, और ये कैसे हो सकता है जब मैं 2 ही महीने बच सकता हूँ और 2 ही महीने का टाइम दिया है डॉक्टर ने, और ये सब कुछ कैसे हो सकता है। यहाँ पर रमन जानबूझकर मुस्कुराता है और इशिता की तरफ देखता है। इशिता कहती है कि देखो रमन, तुम्हारी बेटी कैसे कर रही है न्यू बेबी के लिए, कितनी खुश है ना, कितनी एक्साइट है। तभी यहाँ पर रूही कहती है, भगवान है भगवान, मेरा जल्द से जल्द छोटा भाई आ जाना चाहिए और हमारे घर में बहुत खुशियाँ आनी चाहिए। इशिता ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिहिर कुछ गिफ्ट लाता है रिंकी के लिए, पर रिंकी घर पर नहीं होती है, वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रही होती है। उसका दोस्त यूएस से आया होता है और वो पार्टी मनाने के लिए चली जाती है। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तू तो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी, अपनी लाइफ में हैप्पी होगी। तभी यहाँ पर रिंकी कहती है कि हाँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुश रखता है और मेरी सारी डिमांड पूरी करता है। तभी उसके यहाँ पर जब मिहिर घर में आता है, देखता है कि लाइट ही नहीं है घर में। तभी वो इधर उधर देखता है कि मैंने तो रिंकी से कहा था कि लाइट बिल भर देना, आज ही सुबह कहा था, पर रिंकी ने क्यों नहीं लाइट बिल भरने के लिए गई है। यहाँ पर रिंकी कुछ बातें कर रही होती है और कहती है कि मैं तो फुल एंजॉय करती हूँ, अपने घर में चिल करती हूँ। और उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा पति तो दूसरे को यहाँ पर काम करता है, जो तुम पे
जब तुम कॉलेज में थी तुम्हारे आगे पीछे एक लड़का घूमता था, पता है तुमको उसका एक खुद का बिजनेस है और उसकी शादी भी हो चुकी है। रिंकी कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मेरा पति बहुत अच्छा है, बस मैं इसी बात से खुश हूँ। और उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति तो दूसरों के हाथ के नीचे काम करता है और दूसरों के ऑर्डर लेता है और उसकी खुद की कंपनी नहीं है। यहाँ पर अ, मिहिर काफ़ी गुस्सा हो जाता है रिंकी पर, क्योंकि रिंकी को उसने कहा था सुबह ही कि तुम जाकर बिजली का बिल पे कर देना। और वो यही बात सोचकर फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश करता है रिंकी को। रिंकू फ़ोन उठाती है और कहती है कि क्या हुआ मिहिर, तुमने फ़ोन क्यों लगाया है? मैं मेरे दोस्तों के साथ पार्टी में आई हूँ और मेरे दोस्त जो है यूएस में रहते थे वो आ चुके हैं और मैं उनके साथ हूँ। तभी यहाँ पर मिहिर उससे कहता है कि तुमने बिजली का बिल पे नहीं किया था क्या, भरने नहीं गई थी क्या? तभी यहाँ पर रिंकी कहती है कि सॉरी मिहिर, मुझे याद नहीं है और सच में मुझे याद नहीं है, मैं इतनी जल्दी निकली घर से, मेरे दोस्त मुझे फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे थे, इसी वजह से मेरे दिमाग से ही निकल गया बिजली का बिल भरना। पर जाने दो, आज के दिन तुम मम्मा के यहाँ पर रह लेना, नहीं तो वहीं पर ही खाना खा लेना, मुझे देर लगेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं और वहीं पर आज की रात निकाल लेते हैं। मिहिर कहता है कि क्या रिंकी, कभी भी तुम मुझे वहाँ पर खाना खाने के लिए भेज देती हो, कभी सोने के लिए, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इसके घर में क्या चल रहा है? तभी मिहिर गुस्सा हो जाता है रिंकी पर और कहता है कि जाने दो, मैं ऑफिस में ही चला जाऊंगा और वहीं पर ही सो जाऊंगा। रिंकी कहती है कि मिहिर मेरी बात सुनो ना, यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों एक साथ डिनर कर लेंगे। पर मिहिर कहता है कि नहीं, रहने दो, तुम एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, मैं देख लूँगा मेरा क्या खाना पीना। तभी यहाँ पर रमन को एक ही बात की चिंता खाई जाती है। रात के डिनर में सब लोग बैठे होते हैं, रात का डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इशिता रमन से कहती है कि रमन, तुम इतने चुपचाप से क्यों हो? जब से अस्पताल से आए हो तब से तुम गुमसुम से रहने लगे हो, खाना भी नहीं ढंग से खा रहे हो। तभी इशिता की माँ आती है कुछ खाना लेकर और कहती है कि ये लो, मैंने आपके लिए ही बनाया है, सब लोग मिलकर खा लेना। तभी इशिता कहती है कि माँ, अम्मा बैठो ना यहाँ पर, खाना खा के जाना। तभी इशिता की माँ कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे आपा की राह देख रही हूँ, वो अपने दोस्त से मिलने गया है, क्योंकि उसका बेटा भरी जवानी में इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसको कुछ बीमारी थी इसी वजह से, और उसकी बेचारी बीबी, उसके भी बच्चे थे और वो अकेली पड़ गई। उसे तो कुछ फाइनेंस का और इसका उसके पति का कारोबार का कुछ भी पता नहीं। तभी रमन यही सोचता है कि मेरी इशिता के साथ भी यही होगा और वो तो एक तीसरा बच्चा भी चाहती है। अब मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा, वो तीसरा बच्चा कैसे संभाली? या उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो तो सिर्फ अपने घर में ही रहती है, उसे बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। रमन ये बात सोचकर काफ़ी टेंशन में पड़ जाता है और इशिता उससे कहती है कि क्या हुआ रमन, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तभी यहाँ पर रमन कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे थोड़ी सी थकान है। तभी इशिता कहती है कि तुम खाना खा के आराम कर लेना। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि क्या हुआ रमन, तुम कुछ बता नहीं रहे हो? और तभी रोमी आता है और कहता है कि भाभी, मैंने तो बिजली का बिल भर दिया था, फिर आपने क्यों भरा? दो दो बार बिजली का बिल भरा गया है, देखो ना। रोमी कहता है कि भाभी, आपको भी कुछ याद नहीं रहता, तो आपको पता है ना कि हर महीने मैं बिजली का बिल भरता हूँ, फिर आप क्यों ने? तभी इशिता कहती है कि रोमी सॉरी, मुझसे गलती हो गई ना, मुझे कुछ पता ही नहीं होता है घर के बारे में, बाहर के बारे में। तभी यहाँ पर फिर से रमन सोचने लगता है कि देखो, इशिता को तो बिजली का बिल भी भरना नहीं आता, उसने डबल बिल भर दिया है और मेरे जाने के बाद वो कैसे संभाले घर को कैसे संभालेगी? यहाँ पर रमन के दिमाग में कोई ना कोई बात है जो मैं क्या बात चल रही है और वो आखिरी 2 महीने के लिए ज़िंदा रहने वाला है या नहीं, मैं आपको अगली अपडेट में ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। यहाँ पर इशिता की बहन वंदु आती है और इशिता से पूछती है कि इशिता, मैं तुम्हारे पास बाम लेने आई थी, पर देखा तुम्हारा सारा कमरा तो फूलों से सजा हुआ है, फ्लावर से सजा हुआ है, क्या बात है? और डॉक्टर ने क्या कहा? तभी इशिता कहती है कि हाँ आका, डॉक्टर ने कहा है कि मैं बच्चा कंसीव कर सकती हूँ और मैं न्यू बेबी मुझे हो सकता है। तभी उसकी बहन, उसके आका काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम पॉजिटिव ही सोचना और नेगेटिव सोचने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि पर आका, मुझे मेरे जो रिपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चा कंसीव कर पाऊंगी। तभी यहाँ पर उसकी आका उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी नेगेटिव बातें मुंह से नहीं निकालते, क्योंकि नेगेटिव जैसे अपन बातें निकालते हैं वैसे ही हमारे शरीर में वो नेगेटिव ही फैल जाता है और तुम सिर्फ पॉजिटिव बातें करना। तो रमन कहाँ है? तभी इशिता कहती है कि रमन अपने आदि के रूम में काम कर रहा है। तभी उसकी
आका कहती है कि वो जब तुम्हारे रूम में आएगा तो उसे काम मत करने देना, पर ऑफिस वाला हाँ दूसरा नहीं। तभी इशिता कहती है कि आका आप कुछ भी बोलती हो, जाओ यहाँ से, और जीजू आपकी राह देख रहे होंगे। तभी यहाँ पर आदि के रूम में रमन बैठा होता है, कुछ काम कर रहा होता है और उसके दिमाग में बस वही बातें हैं कि उसे कोई बीमारी है, वो 2 ही महीने बचेगा। इशिता उसके पास आती है और कहती है कि चलो ना रमन हमारे रूम में, वहीं पर है, तुम्हें नींद आ रही तो वहीं पर सो जाना, आदि के रूम में क्यों सो रहे हो। यहाँ पर रमन उससे भागने की पूरी कोशिश करता है इशिता से, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इशिता के रूम में जाए और उसके साथ टाइम पास करे। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें नींद आ रही है, तुम जाओ, मेरे पास बहुत काम बाकी है, मैं वो करूँगा और फिर सोने आऊँगा। इशिता कहती है कि रमन तुम भी ना बहुत बुद्धू हो, डॉक्टर ने क्या कहा है हमें कि हमें न्यू बेबी चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर इशिता उससे कहती है कि चलो, यहाँ पर रमन और इशिता के बीच में बहस हो जाती है और कहती है, रमन कहता है कि मद्रासन बहुत जिद्दी हो, जाओ यहाँ से, मैं मेरा काम ख़त्म करके ही आऊँगा। यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम न रमन बहुत ही सनकी हो, और इशिता वहाँ से चली आती है और कहती है कि देखो ना, मैंने कितने सारे फ्लावर लगाकर हमारा रूम सजाया था, बेडरूम सजाया था, और ये एक रमन है मुर्गन, प्यार भरी 2 बातें भी नहीं कर सकता, जब देखो तब मुंह फुलाए बैठा है और चिड़चिड़ करता रहता है। यहाँ पर इशिता को फ़ोन आता है नीचे से किसी टैक्सी ड्राइवर का, वो कहता है कि मैम आप जल्दी से नीचे आ जाओ। तभी यहाँ पर इशिता भागे दौड़ी नीचे आती है और देखती है कि रिंकी गाड़ी में शराब पीकर उसे तो कोई भी मतलब सो चुकी है। ये टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैडम ने जब मुझे एड्रेस बताया इस घर का तो वो अच्छी थी, तब तक वो जगी हुई थी, पर जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा तब तक ये तो बेहोश हो चुकी है, मतलब नींद में जा चुकी है, बहुत सारी शराब पीकर रखी है। और इशिता उसे कहती है कि उठो बेटा, यहाँ से चलो अंदर। यहाँ पर इशिता रिंकी को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि थैंक यू भैया, आपने यहाँ तक लाने के लिए। रिंकी को अपने रूम में लेकर आती है और वहीं पर सुला देती है। रिंकी को कुछ होश नहीं रहता, क्योंकि रिंकी ने अपने दोस्तों के साथ इतनी सारी शराब पी होती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर रिंकी को सुला देती है और कहती है कि ये लड़की ना ज़्यादा देखो ना कितनी शराब पी कर रखी है, और ये अच्छी बात नहीं है, मैं उसे अभी नहीं, सुबह ही बोलूँगी। तभी यहाँ पर इशिता बाहर आकर देखती है कि रमन सो चुका है। इशिता कहती है कि कितना सारा रमन काम करता है, अपना लैपटॉप भी बंद नहीं किया और वैसे ही सो गए। वो रमन को उठाती है, रमन से कहती है कि रमन अपने रूम में चलो ना, यहाँ पर क्यों सो रहे हो। रमन कुछ नींद